चलिए, तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं। 2 दिनों का लेक्चर हो चुका है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला एस्ट्रोनॉमी चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमी चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, ब्रह्मांड के बारे में देखे। सबसे पहले हम लोग देखे ज्योग्राफी क्या होता है, इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को समझे, हमारे लाइफ में ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीज़ों को देखें। और इसके बाद जो है हमें ये समझ में आया कि जो हमारा दुनिया है, वर्ल्ड है, वो बना कैसे है। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इसी के संदर्भ में हम लोग बिग बैंग थ्योरी को समझे। ब्रह्मांड क्या होता है पहले इसे जाने कि हम लोग का अरबों खरबों आकाश गंगाओं, करोड़ों असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कह देते हैं, और असंख्य तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि गिना नहीं जा सकता है ना। ठीक है, यानी कि सिंपल सा देखिएगा तो एक ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, तो तारों से ही बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या बोले कि ब्रह्मांड बना हुआ है गैलेक्सी से मिलकर के, और गैलेक्सी किससे मिलकर बना हुआ है, तो गैलेक्सी मिलकर बना हुआ है तारों से। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरा दुनिया ब्रह्मांड सब तो तारों से ही ना बना हुआ है। हमारी पृथ्वी धरती सबका निर्माण जो है देखा जाए तो तारों से ही कहा जाता है। पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि सौरमंडल कैसे उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में भी कुछ थ्योरीज हैं, सच गलत जो भी है सब आप लोग मतलब देख लिया जाएगा। तो ये थ्योरीज के बारे में हम लोग देख लिया जाएगा। खैर, तो अब जो क्या है कि हम लोग समझ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, अब स्टार के बारे में अभी तक समझे, मतलब बिग बैंग थ्योरी को बढ़िया से समझ में आया कि बिग बैंग थ्योरी कैसे काम करता है। तो बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा सा अगर हम शॉर्टकट में बताएं तो उसमें क्या बोला गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट में एक एकल बिंदु सिंगुलरिटी पॉइंट में हमारा पूरा का पूरा दुनिया ब्रह्मांड सब एकत्रित था, सिमटा हुआ था। ठीक है, और उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट कैसे हुआ, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा घना होने की वजह से इसमें घर्षण लगा, घर्षण से ऊष्मा प्रकट हुआ, और ऊष्मा से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन टाइप हुआ। जब ये हर तरफ जो इसमें फटा, तो फटने के बाद जो है इसमें से क्या क्या निकले, डस्ट पार्टिकल, एनर्जी, गैस, प्रोटॉन हो गया कण के रूप में, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हो गया तत्व के रूप में, ये सब चीजें निकले, राख धूल कण जो कह दीजिए, ये सभी चीजें जो है इससे निकल करके सामने आया, और उन्हीं से निर्माण हुआ, उन्हीं धूल कणों, रेत, गैस वैस के बादलों से क्या किसका निर्माण हुआ, नेबुला का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन्हीं नेबुला जो है, नेबुला के अंदर में टक्कर शुरू हुआ, और टक्कर की वजह से जो है हमारा प्रिमिटिव स्टार, ठीक है, प्रिमिटिव स्टार का निर्माण हुआ था, प्रिमिटिव स्टार बना था। और ये प्रिमिटिव स्टार जो जब जब जो है मतलब यही नेबुला चमकना प्रारंभ कर दिया, उष्मा आ गया, लाइट आ गया, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव स्टार, आद्य तारा कह दिए। और यही आद्य तारा में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, तब यह बन गया था एक कंप्लीट तारा, एक स्टार बन गया था। ठीक है, अब स्टार बन गया, स्टार तो हम लोगों ने बना दिया, स्टार बनने के बाद का लाइफ कैसा है इसका, इस चीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो किसी के बारे में, लाइफ ऑफ अ स्टार, एक स्टार का जीवन कैसा होता है, उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो कल की बातें थी, पिछली क्लास से जो भी पढ़े थे उस चीज की बातें थी। स्टार हमारे पास बन गया, ठीक है, स्टार हमारे पास आ गया। अब स्टार बन चुका है, स्टार बन गया, ठीक है, उसमें लाइट है, ठीक है, प्रकाश निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है, चारों तरफ जो है ये स्टार जो है वो लाइट हीट जो है प्रकाशित कर रहा होगा। स्टार क्या करेगा, इसके अंदर से नाभिकीय संलयन होगा तो हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा, ये सब जो है ना चारों ओर प्रकाशित करेगा। स्टार जो है वो चारों ओर अपनी ओर क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। और इसके अंदर में जो है क्या चल रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रहा है, जिसकी वजह से ये लीड हीट और लाइट जो है वो बनता जा रहा है। तो देखिए जरा समझिएगा इस चीज को, ये नाभिकीय संलयन प्रोसेस कर रहा है, इसके वजह से इसमें हीट और लाइट निकल रहा है। और नाभिकीय संलयन हो कैसे रहा है, तो इसके अंदर में मौजूद दो हाइड्रोजन के परमाणु के आपस में मिलने से हीलियम का, यानी हाइड्रोजन के परमाणु जब हीलियम में बदल रहा है तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। तो समझिएगा हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। अब अगर एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार मान लीजिए, तो इस स्टार के अंदर में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन बदल रहा है किस चीज में, हीलियम में बदल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन बहुत सारे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, है ना,
हम लोग गाड़ी वाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल खत्म होता है कि नहीं होता है? जब तक पेट्रोल रहेगा चलता रहेगा, एक समय आएगा कि पेट्रोल खत्म होगा। हर जीव के साथ होता है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल नहीं देखा गया है जो परमानेंट हो। ठीक है, परमानेंट हो, वो नष्ट होगा ही होगा, नष्ट होगा। बस एक एनर्जी के बारे में अभी तक सिद्धांत यही कहा जाता है कि एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी के बारे में ही बस चीज़ें कही गई है। बाकी जितने भी भौतिक वस्तु है जिसको आप टच कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है नष्ट हो सकती है। तो स्टार भी हमारा ऐसा कोई नहीं है कि वो बन गया तो बस बन गया, ये नष्ट नहीं होगा। स्टार भी नष्ट होगा। तो स्टार नष्ट कैसे होगा, इसका डेथ वगैरह कब होगा, कैसे होगा? जब इसके अंदर से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यानी कि इस स्टार के अंदर से हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो खत्म होगा। तो हाइड्रोजन खत्म जैसे ही होगा तो इसके अंदर से जो प्रोसेस चल रहा है, कौन सा? नाभिकीय संलयन का। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा। हाइड्रोजन खत्म हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर में रुकेगा, अब इसमें हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। ये लाइट, प्रकाश, ऊष्मा कहाँ से देगा? ये तारे की जो है स्थिति कैसी हो जाएगी? तारे की हो जाएगी डेथ। यानी कि सिंपल सा चीज है, तारे तब तक जीवित रहेंगे जब तक इनके पास हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन खत्म हुआ, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा और इसका डेथ हो जाएगा। यानी तारे तभी तक जिंदा है जब तक उनके अंदर में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन खत्म, तारे खत्म। ठीक है, तो अब समझते हैं कि तारे के बाद क्या होता है। जैसे कि अभी ये इसमें तारा जो है, हाइड्रोजन से हीलियम खत्म होने में क्या लगता है? 1-2 साल का समय लगता है? नहीं, काफी लंबा समय लगता है। जैसे हमारा जो अपना सूर्य है, हमारा जो अपना स्टार है, इसका अगर आयु समझिएगा तो 11 से 12 अरब वर्ष जो है वो लगभग बताया गया है। ठीक है, हमारा जो अपना स्टार है, ठीक है, जो अपना स्टार है जिसको हम लोग सन कह रहे हैं, सूरज कह रहे हैं, इस सूरज का अगर लाइफ देखिएगा तो इसका जो है ना लगभग 12 से 13 अरब वर्ष। ठीक है, अरब वर्ष अपने स्टार का जो है वो आयु कहा गया है। इसमें से लगभग कहिए कि 5 से 6 अरब वर्ष जो है ना सूरज जी चुका है। 5 से 6 अरब वर्ष कहिएगा, यानी जीवन का लगभग क्या देखा जाए तो सूरज, यानी जो हमारा अपना सूरज है, वो अपने जीवन का आधा समय तो जी लिया, आधा समय जी चुका है। अब इसके पास आधा जीवन बचा हुआ है। तो आधा जीवन को कम मत समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है भाई। 4 से 5, अगर 5 अरब बचा हुआ है इसके पास, इस सन के पास 5 अरब वर्ष भी बचा हुआ, तो 5 अरब वर्ष समझ रहे हैं। एक औसतन व्यक्ति जो है आज के समय में 60 से 70, 80, 90, मैक्स 100 साल कह दीजिए, बहुत ज़्यादा 200 कह दीजिए, इससे ज़्यादा तो जी नहीं पाता है। ठीक है, तो मात्र 100 से 150, 200 साल मानव जी रहा है और इसका आयु है कितना? अरब में गिन लीजिए, वो भी 1-2 अरब नहीं, 5 अरब इसका आयु है लगभग अभी। तो कितना पीढ़ी गुजर जाएगा, कई सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्या पता, हो सकता है कि नाभिकीय संलयन खत्म होगा उससे पहले इस धरती पे प्रलय आ जाए। काफी चीजें आए दिन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, पूरा धरती डूब जाएगा, ऐसी चीजें कि पॉल्यूशन भर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वायरस फैल जाएगा, सारा प्रजाति नष्ट हो जाएगा, कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास सूर्य को नष्ट होने में बहुत टाइम है, लेकिन देखिए मानव जिस प्रकार से पागलपंती चलता रहता है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो गई, कई सारी चीजें तो पड़ती हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी बहुत खतरे में पड़ी हुई है। ठीक है, ये चीजें लगातार चल रही है। अगर मान लीजिए इस चीजों पर रोक नहीं लगाया गया, इसके बारे में समाधान नहीं निकाला गया, तो स्टार तो बाद में मरेगा, उससे पहले ही आदमी खुद ही अपने आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। ठीक है, हम लोगों को इस चीज पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो अपना स्टार है वो 12 से 13 अरब वर्ष जी का लाइफ है इसका, और
लगभग लगभग 11 वर्ष एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, 11-12 जो भी कह दीजिए आप, पूरा एग्जैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बुक में आपको 11 वर्ष मिलेगा, कोई में 12 मिलेगा, कोई में 13 मिलेगा, कोई में यहाँ से यहाँ 11 से 12, 11 से 13 ऐसे करके मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सब अनुमान है ना, सब अनुमान है। अनुमान मतलब क्या कि प्रोसेस है, हाइड्रोजन इसमें कितना बचा हुआ है ऐसा हम लोग चेक करते हैं। जैसे इसमें से जो रेडिएशन जो लाइट आ रहा है, उस लाइट के में जो है रिसर्च होता है साइंटिस्टों के पास, अपना उनके पास प्रोसेस होता है। वो लोग चेक करते हैं कि इसके प्रकाश में यानी इस सूरज के पास अब कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो अभी जो है लगभग लगभग कहिएगा ना तो 35 से 40%, 35 से 40% अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है। 35 से 40% हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, जो कि इसको आधा जीवन जिलाने में 4-5 अरब वर्ष जीने में बहुत आराम से जी लेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं, हम लोग आराम से जी लेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। चलिए, अब ये सन की बात कर रहे थे, अपनी सन की बात की थी, तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी सारे स्टार्स हैं हमारे पास गैलेक्सीज में मौजूद, सबका अपना लाइफ साइकिल होगा, सबका अपना जीवन होगा। अब जैसे ही उसके अंदर से हाइड्रोजन खत्म होगा, उसका जाना कन्फर्म है, उसका मरना कन्फर्म है। तो क्या लगता है, स्टार मरेगा इंसान लोग के जैसा कि आदमी लोग लुढ़क गया, ऐसा थोड़ी होगा। स्टार है भाई, इसका तरीका अलग होगा, जन्म भी बहुत यूनिक तरीके से लिया है, मरण भी यूनिक तरीके से होगा। तो आइए जरा इसी की बात करते हैं कि आखिर इस स्टार का डेथ वगैरह होगा कैसे, डेथ का क्या कंडीशन रहेगा। देखो जरा इसको मिटाते हैं पहले। हमारा जब सन है, होगा ये ऐसा कि मान लीजिए ये हमारा स्टार है, ठीक है। अब स्टार है, ये स्टार है, तो ये स्टार जो है दो तरह का अवस्था होगा। पहले दो तरह की चीजें होंगी, एक छोटी और एक बड़ी। हमारे जो स्टार होंगे वो स्टार एक हो जाएगा स्मॉल, जिसको आप छोटा कह दीजिए, स्मॉल स्टार, और एक हो जाएगा लार्ज स्टार, बड़ा स्टार। दो तरह का जीवन रहेगा। मतलब अगर स्टार है और अगर वो जो स्टार है अगर स्मॉल स्टार है और अगर स्मॉल स्टार है और लार्ज स्टार है, क्योंकि स्टार दो तरह का जनरली बनेगा, छोटका तारा कहिए बड़का तारा कहिए। तो छोटका तारा और बड़का तारा दोनों का जीवन में अंतर होगा। इसका जीवन अलग तरीके का, इसका मरण अलग तरीके से, और बड़ा वाला तारे की मरण जो है वो अलग तरीके से होगा। इससे पहले जरा सा एगो चीज समझते हैं कि जिएगा कौन। मान लीजिए कि एक तारा जो है छोटा ही है, इसको पहले समझ लेते हैं। एक तारा इतना बड़ा है, बड़ा है, और एक तारा जो है वो इतना बड़ा है। तो इन दोनों में जरा सा सोच करके बताइए कि ये तारा जिएगा ज्यादा या ये तारा जिएगा ज्यादा। ठीक है, लॉजिक के हिसाब से अगर सोचिएगा थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि कौन ज्यादा जिएगा। तो ऐसे तो लगता है कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बड़ा है तो हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो इसको ज्यादा जीना चाहिए। और इसके अंदर में हाइड्रोजन कम है तो इसको लेट जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। बट होता उल्टा है, ऐसा नहीं, ई जल्दी खत्म हो जाता है और ई लंबे समय तक जीता है, छोटका। समझिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। ठीक है, आकार जब बड़ा है तो ये हाइड्रोजन को हीलियम में ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन हीलियम में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ही तेजी से होगा। और तेजी से होने की वजह से, और इसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह भी चीज़ें हैं, ये सब भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से इसका ये जल्दी नष्ट हो जाता है। ठीक है, बट छोटा वाला का बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बहुत स्लो होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, साथ में आकार छोटा है तो गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह थोड़ा सा कम लगता है। इंसानी शरीर में भी देखिए ना, जो इसका जो शरीर जो इसका हट्टा कट्टा रहेगा ना, वो खाएगा ज़्यादा। अब ज़्यादा खाएगा यानी उसके शरीर को एकदम ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका शरीर का जो अंग है ना वो जल्दी डैमेज होता है। ठीक है, अगर वो मेंटेन ना करे, अपने आप को फिट ना रखे, अच्छी चीज़ों को ना खाए, एक्सरसाइज पर ना करे, तो उसका शरीर जल्दी नष्ट होने की चांसेस में रह जाता है। जिसका शरीर अच्छा खासा हैवी है, जिसको ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा खाना खाता हो। लेकिन जो वहीं पे जिसका हाइट कम होगा, जो या पतला दुबला टाइप का होगा, जो 2-4 रोटी में काम निपटा देता है, कम खा के भी आराम से रह लेता है,
वो व्यक्ति ज़्यादा जिएगा, उस व्यक्ति की अपेक्षा वो ज़्यादा खाना खाता है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है ना, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं सहन कर सकता है। तो बस ये चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि क्या है, बात समझ में रखना है कि जो बड़ा स्टार होगा वो जल्दी नष्ट हो जाता है, जल्दी मर जाता है छोटे स्टार की अपेक्षा। अब मरता कैसे है इसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब छोटा स्टार रहेगा ना, तो छोटा स्टार जब मरेगा, मरेगा मतलब इसका जब इसके अंदर जब हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, तो जैसे ही इसका हाइड्रोजन खत्म होना शुरू होगा, तो हाइड्रोजन खत्म होने के बाद नाभिकीय संलयन रुक जाएगा, और नाभिकीय संलयन रुकने के पश्चात इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये इसका नाभिकीय संलयन रुकेगा, यानी कि इसके अंदर में जब पूरा पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन खत्म होता है ना, तो इसके केंद्र में, इसके बीच वाला भाग में राख धूलकण जमा होने लगता है। जैसे कैसे, अगर लकड़ी वकड़ी को जलाएंगे तो उसका राख जमेगा, बचेगा ना, ठीक उसी प्रकार से ये स्टार जलते जलते, क्योंकि अंदर से हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और अंदर का पार्ट जल रहा होता है, तो इसके बीच में जो है अलग अलग जो है ना, मतलब जो भी कहिए, इसका क्या हो रहा होता है, इसके केंद्र में, साइड में, जहाँ जहाँ जल रहा होता है, केंद्र में जनरली इसका क्या होता है कि राख और धूलकण ये सब चीज़ें जमा हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें जमा हो रहा होता है, तो क्योंकि धूलकण हल्का होता है ना, हल्का होने से इसका क्या होता है कि आकार बढ़ने लगता है। ये छोटा से इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा से इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और छोटा से जब आकार बड़ा होगा, तो ये क्या, इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। और जब गुरुत्वाकर्षण इसका बढ़ जाएगा, तो इसके आसपास जितने भी सारे सामान होंगे ना, सामान कहने का मतलब कि जो आकाशीय पिंड होंगे, सबको ही खींच लेगा। जितना भी होगा अपने पास वाला को सबको खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि अभी मर रहा है, इसको हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन की तलाश में सबको खींचेगा अपनी ओर। जितना भी इसके आसपास के जितने भी को भी अपने गुरुत्व से खींच सकता है, सबको अपने अंदर में समाहित कर लेगा, सबको अपनी ओर अंदर में खींच लेगा। और उसके अंदर में हाइड्रोजन होगा तो वो उसको ग्रहण कर लेगा, नहीं तो वो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण से चिपका रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा मतलब कि जब ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो इसके बाद जो है, मतलब ये इसी प्रोसेस में जो है ना, तो इसका जब हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा ना, तो इसका जो आकार है, पहले तो एकदम पूरा प्लाज्मा टाइप का अवस्था होता है तारों का अवस्था प्लाज्मा की अवस्था में होता है। प्लाज्मा मतलब नहीं समझते हैं, प्लाज्मा जैसे कि अगर बात करें शहद, देखें शहद वैसे ही टाइप का, मीठा, गुड़ नहीं कहेंगे, सूखा वाला एकदम मीठा होता है, एकदम लस टाइप का, उसको प्लाज्मा का अवस्था कहते हैं। तो उसी अवस्था में हमारा पूरा का पूरा स्टार है, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि जब स्टार मरने लगता है, तो ये हमारा जो है ना लाल दानव में बदल जाता है, उसको हम लोग लाल दानव कहते हैं। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा करते हैं, क्लियर करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, सामान्य तारे का, यानी कि ऑर्डिनरी स्टार जो है ना, ऑर्डिनरी स्टार का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी स्टार का, ऑर्डिनरी स्टार का बात कर रहे हैं। बात करेंगे बड़का स्टार का भी बात करेंगे, सेपरेटली दोनों का अलग अलग से कर लेते हैं। ऑर्डिनरी स्टार का अगर बात करें, तो ऑर्डिनरी स्टार जब इसका डेथ होना प्रारंभ होगा, इसके अंदर से सारा का सारा हाइड्रोजन नष्ट हो गया, सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया है, तो इसके बाद ये बदल जाएगा लाल दानव में, ठीक है, लाल दानव में, यानी कि ये बदल जाएगा आपका रेड जाइंट में बदल जाएगा, ठीक है। रेड जाइंट में क्या होगा, पहले तारा इतना था, अब इसका जो है ना आकार बढ़ जाएगा इतना, और ये बन जाएगा लाल दानव, ठीक है। अब ये लाल दानव बन जाएगा, लाल दानव इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसका आकार लाल हो रहा होता है, सबको निगल टाइप का रहा होता है, इस तरह का काम कर रहा होता है। क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी में हम लोग बात करते हैं, तो दानव बड़ा खतरनाक होता है, आकार में बड़ा होता है और सबको निगल रहा होता है इस तरीके से, तो इसको एक लाल दानव की श्रेणी में मतलब एक नाम सा दे दिया गया, ठीक है। तो लाल दानव में बदल जाता है। अब लाल दानव जब इसमें क्या होगा, जब ये सब तरह से चीज़ों को खींचेगा, अपने अंदर में समाहित करेगा, सब हाइड्रोजन पूरा का पूरा, मतलब पूरी तरह से जब हाइड्रोजन नष्ट हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, तो लाल दानव बदल जाएगा। और जब हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ये जो है ना श्वेत वामन में बदल जाएगा, श्वेत वामन, इसको श्वेत वामन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ,
ठीक है। अब एक ही चीज है यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे इसको दानव कह रहे हैं, यहाँ पे इसको वामन कह रहे हैं। वामन क्यों कह रहे हैं? तो देखिए होता क्या है कि विष्णु भगवान का एक वामन अवतार है। वामन अवतार विष्णु भगवान के कहे जाते हैं हमारे हिंदू धर्म के पुराणों वगैरह में। तो विष्णु भगवान का क्या कहानी है जानते ही हैं कि राजा बलि से वो जाते हैं 3 पग भूमि मांगने के लिए, और वो 3 पग भूमि में पूरा संसार माप देते हैं, पूरा संसार नाप देते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही श्वेत वामन का जब आकार आता है तो ये जो तारा है ना, यानी कि श्वेत वामन जब बनता है ना, तो सारा अपने आसपास के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जो भी ग्रह वगैरह है, सबको आकाशीय पिंड जितना भी कह दीजिए, सबको क्या करता है, एकदम इतना आकार फैला के सब अपने अंदर खिंचा के, मतलब आकार बढ़ जाता है कि पूरा का समझिए कि समाहित कर लेता है। कहने का मतलब एक चीज को हम आपको बताते हैं, जैसे हमारा अपना सन है, ठीक है, ये सन है। अब ये सन के आगे यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? बुध बैठा हुआ है। उसके आगे कौन बैठा हुआ है? शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी बैठा हुआ है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है। शनि के बाद अरुण है, और अरुण के बाद वरुण है। ठीक है। इस प्रकार से मतलब इसको समझना है, ऐसे तो चक्कर लगाता हो जाएगा, ये बस समझने के लिए बनाया गया है। तो जब ये सन हमारा जब मरने लगेगा ना, जब सन हमारा मरने लगेगा तो मरने की अवस्था में इसका आकार बढ़ेगा, गुरुत्व बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? ये बुध को अपनी ओर खींच लेगा, बुध को अपनी ओर खींचेगा। फिर उसके बाद इसका और आकार बढ़ेगा, शुक्र को भी अपनी ओर खींचेगा, पृथ्वी को भी अपने ओर खींच लेगा। संभावना है कि मंगल को भी खींच ले, बृहस्पति को भी शायद खींचे। मतलब शुरुआत के समझिए कि 4-5 ग्रह को, और साथ में जितने भी उल्का पिंड वगैरह जितना भी सब कुछ है, उल्का पिंड तो हालांकि धरती पे गिरता है तो कहते हैं, जितना भी उल्का जो कह दीजिए, सबको अपने अंदर में समाहित कर लेगा। कौन? हमारा अपना सन, अपना सूरज, सब पृथ्वी को सबको निगल लेगा। ठीक है। अब इतनी वो था और इतना बड़ा पूरा का पूरा ब्रह्मांड को सबको, हो सकता है संभावना यह भी है कि पूरा ही को निपटा दे, पूरा को ही खा जाए। ठीक है। पूरा को ही खींच ले, तो पूरा को नाप लेता है, तो वो श्वेत वामन का रूप उसको कह देते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट की तरह कह देते हैं। ठीक है। अब जब ये सन हमारा पूरा को एक प्रकार से अपने में समाहित कर लेगा और उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो सफेद वामन के बाद जो है ना, ये पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाएगा, जलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ राख ही राख बचेगा, धूल कण बचेगा। तो यही श्वेत वामन जो है ना, वो हमारा बन जाएगा काला वामन, काला वामन बन जाएगा। यानी कि अब आप इसको ब्लैक ड्राफ्ट कह दीजिए। ठीक है। ब्लैक ड्राफ्ट में बदल जाएगा, और इस ब्लैक ड्राफ्ट में बदलने के बाद जो है ना, यानी कि काला वामन बनने के बाद जो है ना, ये कुछ कर नहीं पाएगा, बस यूं ही एक आकाशीय पिंड बन के इधर भटकता रहेगा। कहीं पे उसको कोई बड़ा पिंड मिला तो जाके उसके मृत्यु में उसके साथ जाके मिल जाएगा, या तो ब्लैक होल में चल जाएगा, या तो यूं ही भटकता रहेगा जब तक उसको कोई नष्ट ना करे। ठीक है। क्योंकि अब मृत जीव की तरह ये काला वमन ऐसे ही भटकता रहेगा। एक चीज इसके बारे में यह भी कहा गया है कि काला वमन अभी तक बना नहीं गया है, अभी तक देखा नहीं गया है, ये कल्पना है कि जो छोटा वाला तारा है वो इस रूप में जाकर के नष्ट हो जाएगा, काला वामन में जाकर के। ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ऑर्डिनरी स्टार यानी सामान्य तारों का जीवन चक्र है। तारा जो सामान्य है, जो छोटका तारा है, जो हमारा सन हो गया, ये ऑर्डिनरी स्टार की का ही कैटेगरी है। हमारा सन भी अगर नष्ट होगा ना तो ऐसे ही इसी स्टेप्स में वो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? ऑर्डिनरी स्टार है, रेड जाइंट में बदल जाएगा, इसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, इसका प्रकाश जो है धीमा पड़ने लगेगा, और ये लाल रंग का देखना प्रकार शुरू हो जाएगा। लाल रंग का आएगा, रेड जाइंट बनेगा, और रेड जाइंट में आने के बाद वो श्वेत वामन बन जाएगा। श्वेत वामन को वो काला वामन बन जाएगा। श्वेत वामन बन के क्या करेगा? सबको अपने खींचेगा, जितना भी आसपास का चीज है उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि सबको अपने अंदर समेट लेगा, और पूरे तरीके से श्वेत वामन किसमें बदल जाएगा? हमारा काला वामन में बदल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो ऑर्डिनरी स्टार की वजह जो जाइंट स्टार है, जो बड़े वाले स्टार है, उसका क्या जीवन चक्र होता है, हम उसे समझेंगे। तो बड़े वाले स्टार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसे ही समझने की चीज़ है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों में बात एक ही होता है। ठीक है। बट फिर भी रेड जो आपका जो बड़ा वाला सा था, विशाल तारा जिसको कह दीजिए, उसका तो कहानी ही अलग होगा। हमारा सन उसके कैटेगरी में नहीं है, बट फिर भी
इसको समझेंगे तो समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। अब होता क्या है, अब जब हम लोग बात करेंगे किसका, विशाल तारे का, यानी कि जाइंट स्टार का, ठीक है। जाइंट स्टार, इसको जाइंट मत कहिए, सुपर जाइंट कह दीजिए, एकदम विशाल लाल तारा कह दीजिए, ठीक है। सुपर जोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, सुपर जाइंट, ठीक है। तो सुपर जाइंट कह दीजिए, मतलब विशाल तारा जो हो गया हमारा, इसको हम लोग विशाल तारा कहते हैं, ठीक है। विशाल तारा रहेगा यानी कि तारा बड़ा रहेगा, हमारा सन इतनी वो था, तो ये जो है थोड़ा उसके कंपेरिजन में बड़ा रहेगा। अब कितना बड़ा रहेगा उसके बारे में चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है। वो लिमिट क्या कहता है वो आपको इसके बाद में बताते हैं, इसके बाद में बताएंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सुपर जाइंट यानी कि जाइंट स्टार का जीवन चक्र कैसा होता है, अब इसे समझते हैं। देखिए जाइंट स्टार क्या होता है कि सूरज इतना बड़ा है, मान लीजिए कि एक तारा है जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा हमारा तारा है, ठीक है। ये क्या है, एक स्टार है, जो कि कैसा स्टार है, जाइंट स्टार है, विशाल स्टार है, बड़ा स्टार है। अब इस बड़ा स्टार का हाइड्रोजन मान लीजिए खत्म हो गया, अब हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो हाइड्रोजन खत्म होने के बाद इसका भी आकार बढ़ेगा, आकार सबका बढ़ेगा, क्योंकि अब हल्का हो रहा है ना, धूल कण बच रहे हैं, तो वो आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यह भी जब आकार बढ़ेगा तो ये किस में बदल जाएगा, विशाल लाल दानव, उसी लाल दानव में विशाल जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि सुपर रेड जाइंट, सुपर रेड जाइंट यानी कि विशाल लाल दानव में बदल जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि बड़ा है ना, तो विश्व बड़ा है तो बड़े के हिसाब से चलेंगे, सुपर रेड जाइंट में बदल जाएगा। और सुपर रेड जाइंट में जब बदल जाएगा, यानी यहाँ पे आने के बाद पूरा का पूरा हाइड्रोजन को ये कंजम्पशन शुरू करेगा, हाइड्रोजन को पूरा का पूरा लेगा, और लेने के बाद जो है पूरा का पूरा मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा ये सुपर रेड जाइंट में जाएगा, तो पूरा का पूरा जितना भी है इसका आकार बढ़ा, इसके आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको वो अब ये खींचना शुरू करेगा। अब ये जैसे ही खींचेगा तो खींचने के बाद क्या होगा कि इसमें एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या कहिए, एक सेकेंड। जब देखिए सुपर रेड जाइंट में बना, यानी कि विशाल लाल दानों में बदल गया। अब विशाल लाल दानों में जैसे ही बदला, इसके बाद इसका आकार तो पहले से ही बहुत बड़ा था, अब इसका आकार और बढ़ गया, ठीक है। इसका आकार पहले से ही काफ़ी बड़ा था, अब इसका आकार और ज़्यादा बढ़ गया। क्या लगता है ये सहन कर पाएगा? हर एक चीज़ को एक सहन करने का एक लिमिट होता है, ये लिमिट होता है, लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो अपनी सहन क्षमता को छोड़ देता है। जैसे हम ही है, हम पे एगो बोझा रखा जाए तो मान लीजिए 40 किलो हम थाम लें, हालांकि आप लोग देखिएगा हमको तो कहिएगा 40 किलो तुमसे उठेगा तब ना, तो हम मान लेते हैं 40 किलो उठा लेते हैं, 50 उठा लेते हैं, 60 उठा लेते हैं। उसके बाद 1 किलो बढ़ेगा ना तो हो सकता है कि हम धड़ाम से गिर जाएंगे, दब जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होता है, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। उसी प्रकार से ये तारा है, तारा सुपर रेड जाइंट में बदल गया, इसका आकार बढ़ गया है। अब इसका जब आकार बढ़ गया, मतलब यूँ समझिए कि पहले इतना था, अब इसका आकार जो है वो इतना में हो गया है। अब इसके चारों ओर से चीज़ों को ये आकर्षित करके अपनी ओर खींच रहा है और उससे हाइड्रोजन की पूर्ति कर रहा है अपना, ठीक है। लेकिन अब उसको जब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा या फिर मिलते मिलते इसका आकार ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते 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 जब ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो इस रेड जाइंट में हो जाएगा विस्फोट, ठीक है। विस्फोट, मान लीजिए कि एक गुब्बारा है जो पहले से ही फूला हुआ है, उनमें और हवा फूंक दिए, पहले ही से फूलल था उनमें और हवा फूंक दिए तो फटबे न करेगा। ठीक वैसे ही सुपर रेड जाइंट के रूप में था, इसमें हो जाएगा विस्फोट, और इस विस्फोट को हम लोग नाम देते हैं सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट का नाम दिया गया, यानी कि ये जो बड़ा स्टार है, जो जाइंट स्टार है, वह सुपर रेड जाइंट में बना, और उसके बाद जब भी वो विस्फोट होगा तो उसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे, ठीक है। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद क्या अवस्था होगा, जरा इसे समझते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद दो तरह का कंडीशन बन के आएगा, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दो तरह का कंडीशन बन के आएगा, समझिएगा। पहले कंडीशन में क्या कहा जाएगा
वो बताते हैं। दो तरह का चीज़ें होगा। एक कंडीशन में क्या होगा कि हल्के चीज़ जो लाइट वस्तु है, यानी कि हल्के वस्तु जो बनेंगे, हल्के वस्तु में क्या बनेगा, धूल हो गया, कण हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ये सब हल्के कण हो जाएंगे। और इसमें से एक और कण निकल करके आएगा जो कि भारी कण होगा। ठीक है, भारी कण होगा। ठीक है, भारी कण जो कि क्या होगा, न्यूट्रॉन, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। भारी कण के रूप में क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, और हल्के वस्तु के रूप में क्या होगा, धूल कण निकलेगा। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये जो हल्का जो वस्तु है, यानी कि धूल कण जो हो गया ना, ये वापस से क्या करेगा, फिर से एक निहारिका का निर्माण कर देगा। ठीक है, निहारिका छोटा होगा, जैसे ये बड़ा निहारिका का निकल करके आया था, लेकिन ये जब विस्फोट हुआ तो इसके अंदर में से हल्के वस्तु भी निकल करके आया और भारी वस्तु भी निकल करके आया। तो जो हल्का वस्तु जो धूलकण हो गया, इससे क्या हो जाएगा, फिर से एक निहारिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, निहारिका का निर्माण हो जाएगा। तो क्योंकि ये निहारिका से निहारिका बना है, तो इसको हम लोग द्वितीयक निहारिका कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी नेबुला कहेंगे, द्वितीयक निहारिका इसको हम लोग कह देंगे। अब ये द्वितीयक निहारिका बन गया, और इस द्वितीयक निहारिका से फिर से सेम प्रोसेस, इस निहारिका द्वितीयक निहारिका है, उसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण से फिर क्या होगा, जैसे कैसे हमारा महाविस्फोट सिद्धांत में हम लोग डॉट को एक्सप्लोजन करवाए थे, तो उसको हम लोग महाविस्फोट बोले थे। ठीक वैसे ही सुपर रेड जाइंट में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, हल्का वाला वस्तु वाला धूलकण का निकला, उससे हम लोग द्वितीयक निहारिका बना। अब द्वितीयक निहारिका में भी क्या होगा, आधे तारों का निर्माण होगा, घर्षण की वजह से, टक्कर वक्कर की वजह से आधे तारा बनेगा, और वही आधे तारा से फिर से एक तारा का निर्माण होगा, जिसको हम लोग अभिनव तारा कहते हैं। यानी कि तारों से ही तारे का निर्माण होना अभिनव तारा कहलाता है। द्वितीयक निहारिका होगा, और द्वितीयक निहारिका से फिर से जो है ना हमारा द्वितीयक आद्य तारा कहते हैं इसे, यानी सेकेंडरी प्रिमिटिव स्टार बन जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन सा तारा बन जाएगा, उसके बाद हमारा बन जाएगा कौन सा, अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा, यानी कि एकदम नया वाला तारा जो है वो इससे निर्माण हो जाएगा, अभिनव तारा इसमें से बन जाएगा। ठीक है, मतलब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, इसमें से जो हल्के वस्तु यानी धूलकण निकल कर गया, वो द्वितीयक निहारिका का निर्माण करेगा, द्वितीयक निहारिका से फिर से आधे तारा बनेगा, और आधे तारा का क्या चीज बना देगा, अभिनव तारा का निर्माण कर देगा। और यही अभिनव तारा अपना चमकते रहेगा, अलग अलग तरीके से करना में करते रहेगा। अब ये अभिनव तारा थोड़ा छोटा होता है, तो बहुत सारे टिमटिमाते रहते हैं ऐसे ही करके। ठीक है, दूसरी बातें करते हैं। अब जो भारी पदार्थ न्यूट्रॉन निकल करके आया, ये इंटरेस्टिंग है कि जो भारी पदार्थ न्यूट्रॉन निकल करके आया, इसके साथ क्या होगा भाई। तो क्योंकि देखिए भारी है, तो भारी है तो अपने आप में इसके कण भारी टाइप में होंगे, तो ये क्या करेगा, केंद्र का काम करेगा। और ये भारी है तो अपना इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण भी होगा, तो अपने गुरुत्वाकर्षण से चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और अपना आकार बड़ा करेगा। ठीक है, आकार इसका बड़ा करेगा, और ये इतना भारी होगा, ऐसा स्थिति होगा कि इसका आकार, इस न्यूट्रॉन तारे का जो है ना आकार एकदम बढ़ना जाएगा। आकार बढ़े छोड़ी, इसका गुरुत्व बहुत हाई लेवल का हो जाता है। मतलब इसका जो गुरुत्व है ना, गुरुत्व बढ़ने से संकुचन की क्रिया होगा, सारा को अपने एकदम खींचेगा, संकुचित करेगा, अपने आप को सिकोड़ेगा। ठीक है, और इसमें गुरुत्व बहुत हाई लेवल का लगेगा, यानी कि गुरुत्व जो है, गुरुत्व बहुत ज़्यादा होगा, इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, संकुचन की क्रिया ही प्रारंभ हो जाएगा, और जब संकुचन का क्रिया प्रारंभ होगा तो आसपास का जो वस्तु है वो सब आकर के इसमें सिमटना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आस पास का वस्तु है, आसपास का जो पिंड है, वो सब इसमें आकर के समाहित हो जाएगा, यानी एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, एकत्रित होगा सारा का सारा आकाशीय पिंड जो है इसके अंदर में, इसमें न्यूट्रॉन तारा में आकर के एकत्रित होगा। अब न्यूट्रॉन तारा में आकर के एकत्रित होगा, आसपास का सारा चीज संकुचन हुआ, इसमें गुरुत्वाकर्षण से सब चीज़ों को खींचा, संकुचन हुआ, और एक अच्छा सा क्या करेगा, एक तारा टाइप का ही निर्माण कर देगा। अब क्योंकि देखिए क्या है कि न्यूट्रॉन से बना हुआ है, अब मतलब सिंपल सा बात है कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी पदार्थ होता है, जैसा क्या बोला कि भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ है, इसमें गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण से अपनी और चीज़ों को खींचेगा, खींचने के बाद जो है अपने आप को एकदम संकुचित करेगा। देखिए संकुचित करता क्यों है,
होता ही है ना कि पृष्ठ तनाव, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे साइंस में खासतौर पे ये चीज़ों को पढ़ना है कि हर एक वस्तु जो है ना अपने आप को हर तरीके से बराबर करना चाहता है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा डालते हैं, इस टाइप का गड्ढा बनाते हैं और इसमें पानी डालते हैं, ऐसा मान लीजिए, इसको जोड़ते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो ये क्या करेगा ना, एक दूसरे को बराबरी कर देगा, यानी कि एक दूसरे के लेयर को बराबर करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा पानी के बूंद को आप छोड़ेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को खींचना चाह रहा है ड्रॉपलेट में। और गोला के रूप में ही क्यों बनता है, स्फीयर का ही रूप क्यों लेता है? आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हमारे ग्रह पिंड सब स्फीयर के रूप में क्यों है? तो स्फीयर के रूप में यूं होता है ना, गणित के हिसाब से गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ मतलब उसकी चारों ओर का सरफेस एरिया कह दीजिए उसको, टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें तो जो हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, शेप्स है, यानी कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा है वो केवल और केवल स्फीयर का है। ठीक है, पिरामिड वगैरह भी ले लिया जाता है, बट पिरामिड को साइड कीजिए, वो तो और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सबसे कम जो है ना वो हो जाता है किसका? सबसे कम हमारा हो जाता है गोला का, स्फीयर का। क्या? पृष्ठ तनाव, सरफेस एरिया। तो इसलिए हर एक चीज़ जो है, हर एक वस्तु जो है क्या चीज करना चाहता है? अपने आप को गोला के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीजें होगा। अब द्वितीयक निहारिका जो बनेगा यहाँ पे, संकुचन का क्रिया प्रभाव आसपास का वस्तु का पिंडित होगा, और इसमें से जो है ना इतना संकुचित होगा, इतना संकुचित होगा कि संकुचित होते 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 ये जो पिंड है बहुत घना हो जाएगा, अत्यंत घना हो जाएगा। मतलब यूं समझिए कि अगर इतना बड़ा है तो संकुचित होकर के अपने आप को इतना सा करेगा। ठीक है, इतना सा करेगा, इतना सा करेगा नहीं, मतलब वो वास्तविक में वैसे ही होबे करेगा, अपने आप को खींचते रहेगा, लगातार अपने आप को खींचते रहेगा और हर तरफ से अपने आप को बराबर करेगा। और इतना खींचेगा, इतना खींचेगा, और यही खिंचाव होते होते, संकुचन होते होते इसका द्रव्यमान इतना, इसका गुरुत्व इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि भार बहुत ज़्यादा होगा, पहले से ही भारी है, इतना न्यूट्रॉन से बने हुए, और उसके बाद इसके का भार बढ़ता जा रहा है, गुरुत्व से अपने आप को खींच रहा है। इस प्रक्रिया की वजह से इसमें इतना तेज भार आ जाता है कि इस भार की वजह से इसका गुरुत्व इतना तगड़ा हो जाता है ना कि मतलब इससे लाइट भी पास नहीं कर पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई लाइट पास न करवा सके उसका तो एक के खिलाड़ी है। ब्रह्मांड में एक ही ऐसा खिलाड़ी है जो अपने अंदर से आकाश को भी पास नहीं होने देता है, यानी परावर्तित नहीं होने देता है। और वो कौन है? हमारे ब्लैक होल दादा, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल हो गया। तो यहाँ की बात, यानी कि जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, न्यूट्रॉन जो हमारे पास भारी कण है वो आए, वो केंद्र का काम किया, अपने चारों ओर बहुत सारे एकत्रित करते गए, न्यूट्रॉन के कण हो गए, सब चीज़ों को एकत्रित करते गए, उसका भार बढ़ा, उसका संकुचन की क्रिया बढ़ने लगा, अपने आप को एकत्रित किया, उसका जो भार वगैरह है वो ज़्यादा हो गया, गुरुत्व ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उसके थ्रू से लाइट गया ना तो लाइट पास से नहीं हो पाता था। ठीक है, ऐसा हो गया, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? ब्लैक होल, जिसको कहते हैं ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है, जिसको हिंदी में कहिए तो कृष्ण विवर कह देते हैं। कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या? सुपर रेड जाइंट, यही तारा से क्या हुआ? सुपरनोवा विस्फोट हुआ, हल्का कण से द्वितीयक निहारिका बना, आद्य तारा बना और अभिनव तारा बन गया। और सुपरनोवा विस्फोट से जो भारी कण था, जो न्यूट्रॉन हो गया, वो खुद अपने आप में ही क्या किया? केंद्र का काम किया, संकुचन हुआ, गुरुत्व बहुत ज्यादा हुआ, और सारे वस्तु एकत्रित करके और क्या हुआ? वहां पे ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर का निर्माण कर देता है, ब्लैक होल का निर्माण कर देता है। और ब्लैक होल के बारे में तो जानवे करते होंगे थोड़ा बहुत, नहीं भी जानते हैं तो ब्लैक होल को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कि ब्लैक होल की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन ब्लैक होल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, इतना ही तक रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा लंबा हो जा रहा है, बट कोई नहीं, एक दिन का क्लास को कवर करना है तो लंबा तो जाएगा ही, बट कोई नहीं, लंबा जा रहा है तो क्या ही दिक्कत है। कौन सा ये वीडियो दुनिया देखने वाला है? वीडियो तो ऐसे भी कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, वीडियो तो हम अपने लिए ही बना रहे थे, अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए ही बना रहे थे। अब अगर कोई व्यक्ति देख रहा होगा ना तो सोचेगा कि
बेवकूफ़ जैसा हर बार एक ही बात को बोलते रहता है। तो खैर क्यों बोलते हैं इस बात को भी समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग समराइज करते हैं कि आज क्या पढ़े। तो आज हम लोग सिंपल सा तारों का जीवन चक्र के बारे में हम लोग पढ़े थे कि तारों का जीवन चक्र कैसा था। अच्छा एक चीज़ और बताना रह गया, हम ये बता रहे थे आपको कि जो छोटका तारा है जैसे स्टार है, तो कौन सा हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा स्टार बड़का है और कौन सा स्टार छोटका है, यानी कि कौन सा स्टार में सुपरनोवा विस्फोट होगा और कौन से स्टार में सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, यानी कि वो लाल दानव से सीधा सफ़ेद वामन और कृष्ण वामन के रूप में बन जाएगा, हमें कैसे मालूम चलेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे लिए। इस क्वेश्चन मार्क को दूर किए कौन, चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या कहता है, आइए हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। बहुत छोटा सा चीज़ है, समझ में तो बहुत इजीली आ जाएगा कि चंद्रशेखर लिमिट आखिर है क्या। तो चंद्रशेखर लिमिट में ये बातें बताई गई है, जैसे अगर एक तारा है, मान लीजिए कि क्या है, एक स्टार है, अगर इस स्टार का आकार और द्रव्यमान, ठीक है, मेन तौर पे द्रव्यमान ही समझिए, द्रव्यमान जो है यानी कि इसका क्या कहिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान लंबा होगा, मास कह दीजिए। मास जो है वो सूर्य के, सन के, सूर्य का जो मास होगा, सूर्य का जो मास है उसका 1.44 गुने से अगर ज्यादा हो गया, समझे बात को, सूर्य का जो मास है, सूर्य के मास में आप 1.44 गुना कीजिए, ठीक है, और गुना करने के से जितना आएगा उससे अगर ज़्यादा मास हो गया किसी स्टार का, ठीक है, अगर उससे किसी का ज़्यादा मास हो गया, तो ये जो है ना, ये जो स्टार है वो बिग स्टार यानी कि सुपरनोवा विस्फोट इसमें होगा, इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई स्टार है जिसका मास जो है सन के मास से, सन के मास में जो है 1.44 गुना कीजिएगा, उससे छोटा रह गया, उससे छोटा रह गया, तो इसके अंदर में सुपरनोवा विस्फोट जो है ना वो नहीं होगा। मतलब सीधा सा बात समझिए कि सूरज का मास समझिए, सूरज के मास से 1.44 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो मास आता है, जो आता है उतना से अगर मास ज़्यादा है किसी स्टार का, जो भी स्टार के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये वाला बहुत सारा तारा आपको दिखाई देता है, मान लीजिए बहुत सारा, ऐसा देखते हैं बहुत सारा तरह तरह का तारा आपको दिखाई देता है अलग अलग, तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा तारा में सुपरनोवा विस्फोट होगा। हम कैसे मालूम करते हैं, ऐसे तो ये आप अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया जाना, बट मान लीजिए कि आप टेलीस्कोप वगैरह से देख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका मास देखेंगे कि इसका मास कितना है। तो अगर इसका मास सूरज के मास के 1.44 गुना से ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर में सुपरनोवा विस्फोट होगा, और अगर इसका मास जो है वो सूरज के मास के 1.44 गुने से कम रह गया तो इसके अंदर में सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा। यही है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है, भारतीय लोग हैं जिनको अवार्ड वगैरह भी अच्छा खासा मिला है चीज़ों के जो भी अच्छे अच्छे कामों को लेकर के। तो चंद्रशेखर लिमिट हमें इन चीज़ों के बारे में बतलाता है, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी बातें हो गई। सिंपल सा समराइज़ करें तो क्या बताया गया है, स्टारों के जीवन के बारे में, तारे क्या होते हैं जिसके अंदर में अपना खुद का लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, अपने अक्ष पे भी घूमता हो और आकाश गंगा के भी चारों ओर भी घूर्णन करता है, दोनों प्रकार का गति करता हो। तारा जो है प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा मतलब क्या, जैसे कि आपका लसलस टाइप का जितना भी चीज़ रहेगा, जैसे कि आपका हो ना मीठा शहद बोले ना, उस टाइप का उसको प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है तारा। अब तारा जो है उस प्रकार से तारा का अवस्था होता है। अब तारा का जन्म कैसे होता है ये तो देख ही थे बिग बैंग थ्योरी के जरिए में। अब तारा जब मरने लगेगा तो अगर तारा छोटा होगा और तारा बड़ा होगा तो बड़ा तारा जल्दी मरेगा छोटे तारे की अपेक्षा। अब छोटा तारा है, छोटा तारा क्या करेगा, उसके अंदर में जब हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, जब हाइड्रोजन खत्म होगा नाभिकीय संलयन रुक जाएगा, नाभिकीय संलयन रुक जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु होने से पहले कौन कौन सी अवस्था में जाएगा, तो अगर तारा छोटा है यानी ऑर्डिनरी स्टार है तो ऑर्डिनरी स्टार जो है वो आकार बड़ा होगा तो वो बन जाएगा किसमें, लाल दानव।
रेड जाइंट में बदल जाएगा, और रेड जाइंट से वो सफ़ेद वामन यानी कि व्हाइट ड्राफ में बदल जाएगा, सफ़ेद वामन में बदल जाएगा। और सफ़ेद वामन से में जो है वो जब प्रकाश वगैरह जब खत्म हो जाएगा उसका, तो वो हमारा ब्लैक वामन ब्लैक ड्राफ में बदल जाएगा, यानी कृष्ण यानी कि कृष्ण वामन या कह दीजिए, या फिर कहिए काला वामन में बदल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा, वो ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा, तो वो ब्लैक होल में चल जाएगा, कहीं भी चल जाएगा उस तरीके से। अब अगर बड़ा तारा है, बड़ा स्टार है, विशाल तारा है, ठीक है, जाइंट स्टार है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा कि वो बड़ा तारा है, उसमें जब हाइड्रोजन खत्म होगा, नाभिकीय संलयन रुकेगा, तो उसका आकार और बढ़ेगा, यानी सुपर रेड जाइंट बनाएगा। और सुपर रेड जाइंट में आकार बढ़ते 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 तो एक लिमिट में जाकर के वो अपने आप में फाड़ देगा, फट जाएगा। और जब वो फट जाएगा, यानी कि उस एक्सप्लोजन को हम लोग एक और नाम देंगे, जिसको हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट जब उसके अंतर्गत से होगा, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद से दो तरह का चीज़ें होगा। केस 1 में क्या होगा, हल्के पदार्थ निकलेंगे। केस 2 में क्या होगा, भारी पदार्थ निकलेंगे। तो हल्के पदार्थ जितने भी रहेंगे, धूल कण गैस एनर्जी जो भी रहेगा, उससे फिर से एक निहारिका का निर्माण होगा, जिसको हम लोग द्वितीयक निहारिका कहेंगे, सेकेंडरी नेबुला कहेंगे। और उस नेबुला में फिर से आद्य तारा बनेगा, और आद्य तारा से फिर से एक नए तारे का निर्माण होगा, जिसे हम लोग अभिनव तारा कहेंगे। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन पदार्थ होगा, जो भारी पदार्थ है न्यूट्रॉन, वह केंद्र के रूप में एकत्रित हो जाएगा, और अपने चारों ओर भारी रूप में, भारी मात्रा में जो है क्या करेगा, चीज़ों को एकत्रित करेगा। अब क्योंकि उसका भार ज़्यादा है, उसका गुरुत्व ज़्यादा होगा, अपने में संकुचित चीज़ों को जल्दी करेगा, अपने आप को बराबर करने के चक्कर में बहुत कस कस के चीज़ों को खींचेगा, यानी कि उसका द्रव्यमान इतना कस के वो इतना घना पिंड बन जाएगा, इतना घना पिंड बन जाता है जिसकी कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगले क्लास में बताएंगे हम आप लोगों की वो ब्लैक होल कैसा होता है। तो वही बहुत घना हो जाता है, और उसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, कृष्ण विवर का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो ब्लैक होल होता है। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक यहीं तक इस चीज़ों को बातों किए हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है, उसकी संरचना कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक वे मच्छर क्या आते रहता है। ठीक है, मच्छर बड़ा ही इरिटेट करता है, कभी आके कान में कुछ गुदगुदी टाइप करके चल जाएगा, तो लगता है कि अब कुछ छूना पड़ेगा, अजीब अजीब सा माहौल बन जाता है। चलिए, तो जो भी है, आज का वीडियो समाप्त हुआ, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए।